Question number 91. The value of the integral 0 to infinity dx over 1 plus x square is A option pi by 2, option B pi by 4, option C 0, option D infinity. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये आपकी तवज्जो दिला रहा है कि जब आप इंटीग्रेशन करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को जरूर करें। थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझा देता हूँ। आपके पास रिमान इंटीग्रल होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखा जाता है। एक आपका जो इंटरवल होता है ए बी, ये क्लोज और बाउंडेड होता है। दूसरा आपका जो फंक्शन एफ है ये ए बी पर बाउंडेड होता है। ये दो बातें बड़ी खास हैं। अगर इन दो बातों में से कोई एक बात भी पूरी ना हो तो फिर उसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, और अगर ये दोनों बातें पूरी हों तो फिर उसे प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। So an integral a to b f of x dx is said to be improper integral if either interval of integration is infinite or if f is unbounded at one or more points of the interval a b or both. यानी अगर a b इंटरवल इनफाइनाइट हो जाए, a या b में से, या दोनों इन्फिनिटी हो जाएं, या f इस इंटरवल में किसी एक या ज्यादा पॉइंट्स पे अनडिफाइंड या अनबाउंडेड हो जाए तो फिर इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपके इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में ए माइनस इन्फिनिटी हो जाए या बी प्लस इन्फिनिटी हो जाए या दोनों हो जाए, मिसाल के तौर पे 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें ए फाइनाइट है, 0 है, जबकि बी इन्फिनिटी। तो इस किस्म के इंटीग्रल जिसमें ए या बी में से कोई इन्फिनिटी हो जाए, यानी आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो आप कहते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अगर आपके इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में फंक्शन ऐसा हो जो किसी एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पे अनबाउंडेड हो तो फिर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। An integral a to b f of x dx is said to be improper integral of second kind if f is unbounded at one or more points of the interval a b. For example, -1 to 1 1 over 1 minus x dx. अब ये जब x 1 होगा तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। इसी तरह ये अनबाउंडेड -1 पे भी हो सकता है, अगर आप 1 ओवर 1 प्लस एक्स कह दें, इनके दरमियान भी किसी पॉइंट पे हो सकता है। लिहाजा अगर इंटरवल इनफाइनाइट हो जाए यानी इंटरवल अनबाउंडेड हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और अगर ये दोनों भी हो, इंटरवल भी इनफाइनाइट हो जाए और फंक्शन भी अनबाउंडेड हो जाए, तब भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। उसे आप मिक्स्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कह सकते हैं। अब आप इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस समझ लें। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये तीन केसेस बन सकते हैं इसके। फर्स्ट केस में जब a माइनस इन्फिनिटी होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से b तक, इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप जहां पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है यहां पे आप t लिख देंगे और आप लिमिट अप्लाई कर देंगे t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये t टू b f ऑफ x dx अब ये रीमान इंटीग्रल बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आप ये लिमिट पुट कर देंगे। सेकंड फॉर्म इसकी ये बनती है a टू प्लस इन्फिनिटी, यानी b की जगह अगर इन्फिनिटी आ जाए, इसका हल क्या होगा कि आप इन्फिनिटी की जगह आप t लिख देंगे और यहां आप लिख देंगे लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तीसरा केस ये है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके लिए क्या करेंगे, जब ये दोनों इनफाइनाइट हो जाएं तो फिर आप इनके दरमियान से कोई एक पॉइंट a लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू a f ऑफ x dx प्लस a टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x dx, और उसके बाद आप ये 1 और 2 वाला केस इन पे अप्लाई कर देंगे। इसी तरह इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में a टू b f ऑफ x dx, अगर ये फंक्शन a पर अनबाउंडेड हो, यानी a पे अगर ये अनबाउंडेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम a के बजाय यहाँ पे t लिख देंगे और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे t अप्रोचेस टू a प्लस, यानी राइट लिमिट एट a। राइट लिमिट क्यों का है? क्योंकि आपका फंक्शन a से लेके b तक इस इंटरवल में है, तो लिहाजा आप इस फंक्शन की डोमेन में रहते हुए a को आप जस्ट राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे a पे अगर आप लिमिट लेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट लेंगे। इसी तरह अगर b पे अनबाउंडेड है तो आप b पे जब लिमिट लेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, तो वो
इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है। या अगर किसी पॉइंट इनके दरमियान ए बी के दरमियान किसी भी पॉइंट सी पे फंक्शन अनबाउंडेड है, तो आप इस इंटरवल ए बी को आप ब्रेक कर लेंगे, ए टू सी प्लस सी टू बी, और फिर आप ये केस 1 और 2 इस पे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में आप एक खास किस्म की आप लिमिट ले रहे हैं, जब भी लिमिट इन्वॉल्व होती है तो वहां पे दो केसेस बनते हैं। लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फिर ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। सो एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, वो कन्वर्ज भी कर सकता है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप इसे अब देख सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, जहां पे बी आपके पास इंफिनिटी हो गया। लिहाजा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, आप इन्फिनिटी की जगह आप टी लिख देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर तो आपको पहले से ये पता हो कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, फिर लोग डायरेक्ट भी कर देते हैं, ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। लेकिन आप अपनी आदत बना लें, आप इसको लिमिट वाले मेथड से किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। दिस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू टी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अब 1 ओवर, अब ये रिमान इंटीग्रल बन गया। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन, ये इनवर्स tan x आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू टी। आप पहले इसको t पुट कर दें, इनवर्स tan t माइनस इनवर्स tan 0। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसी तरह ये इनवर्स tan 0 ये 0 होता है, और ये बन जाएगा इनवर्स tan इन्फिनिटी माइनस 0, और tan इन्फिनिटी होता है हमेशा 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 पे। सो आंसर इज पाई बाय 2, which is option A. So correct option is A, pi by 2. Question number 92. Which of the following function is a bijection from R to R? Option A, x square plus 1, x cube, x square plus 1 over x square plus 2, x square. आप देखें कि A फंक्शन x square आ रहा है, x square पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है। इसी तरह एफ, ये C जो है ये भी नॉन नेगेटिव है, डी भी नॉन नेगेटिव है, तो ए बी सी ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, यानी ये नेगेटिव रियल वैल्यूड नहीं देंगे। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शंस ए सी डी इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट हैव। आपने बताना है कि इसमें से बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है। बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता है 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। अब इसमें ऑन टू का मतलब क्या होगा? ऑन टू का मतलब ये होगा कि हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग इसकी डोमेन में एक नंबर ऐसा हो कि जब उस पर अप्लाई हो तो हमें वो आंसर दे। रेंज ऑफ फंक्शन ए सी डी इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी ये तीनों फंक्शन ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं देंगे। जब ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज तो फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो नहीं सकती, यानी जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनके प्री इमेजेस नहीं बनेंगे इसमें। सो दीज आर नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं, जब ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। इसी तरह आप जानते हैं कि प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, यानी पॉजिटिव का स्क्वायर लें या नेगेटिव का स्क्वायर लें, आंसर विल बी सेम। इसका मतलब ये, और इन ए सी और डी में आप देखें सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए सी डी में जो प्री इमेजेस हैं वो यूनिक नहीं है, क्योंकि 1 का प्री इमेज +1 भी हो सकता है और 1 का प्री इमेज -1 भी होता है, क्योंकि प्लस माइनस 1 दोनों 1 पे मैप कर रहे हैं। लिहाजा ये फंक्शन फिर 1 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ए सी और डी ना तो 1 1 है ना ये ऑन टू फंक्शन है। लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है बी, ओनली ऑप्शन बी इज लेफ्ट। We prove that f of x equal to x cube is a bijective function from R to R. इसे हम प्रूव भी कर लेते हैं। फर्स्ट f is injective, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? f of x को पुट कर देंगे f of y के इक्वल, तो f of x x क्यूब है, f y y क्यूब है, टेकिंग क्यूब रूट x equal to 5. This means f is 1 1 function. And for f is on to के लिए क्या होता है? आप एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेंगे और उसका प्री इमेज ढूंढेंगे। फॉर एवरी ए इन आर, ए अगर एक रियल नंबर है तो ए का क्यूब रूट भी रियल नंबर होता है, कि जब आपका फंक्शन ए क्यूब रूट पे अप्लाई होगा तो ये ए क्यूब रूट का क्यूब बन जाएगा विच इज इक्वल टू ए। अब ए आपके पास आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब है कि हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग
आपको यहाँ पे एक रियल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि जब उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो आपको ए देगा, लिहाजा ये फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर 93, f of z is equal to 1 over z is not uniformly continuous in the region a 0 less equal to z mod less equal to 1, 0 less equal to z mod less than 1, 0 less than z mod less than 1, 0 less than z mod less equal to 1। आपने बताना है कि f of z is equal to 1 over z किस रीजन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। हम पहले कंटिन्यूटी की और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देख लें। लेट x एंड y बी टू मीट्रिक स्पेसेस, E is a subset of x, P is a point of E, F is a function from E to Y। फंक्शन आपका x से y पे भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा फंक्शन पूरे x पे डिफाइन होता है, बाज़ औक़ात उसके सब सबसेट पे डिफाइन होता है। यहाँ पे उसका सबसेट ले लिया है और P कोई पॉइंट लिया है डोमेन में से जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। And f is said to be continuous at P if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that distance of f of x f of P is less than epsilon for all x in E for which distance of x P is less than delta। कंटिन्यूटी में आपका जो डेल्टा होता है ना, ये डेल्टा ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और ये पी पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी आप एप्सिलॉन चेंज कर दें तो ये डेल्टा चेंज हो जाएगा, अगर आप पॉइंट चेंज कर दें फिर भी आपका डेल्टा चेंज हो जाएगा। इसे आप कंटिन्यूटी या पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी कहते हैं। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन ई। यानी कंटिन्यूटी पूरे सेट पे भी हो सकती है, वो इस सूरत में होगी अगर आपका फंक्शन हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि आपका जो डेल्टा है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक उस पॉइंट्स पे और एक एप्सिलॉन पे। अब आ जाए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अगेन एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम ए metric space x to metric space y, we say that f is uniformly continuous on x if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0। अब ये जो डेल्टा है ये जस्ट एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा और ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड इट विल वर्क फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ एफ पी एफ क्यू। अब आपने यहाँ पे देखा है ना, वहां पे था एफ एक्स एफ पी, यानी आपका जो एक्स है वो पी को अप्रोच करता था, वो डेल्टा पी के रिस्पेक्ट से था। अब यहाँ पे आप कोई से दो पॉइंट एफ पी एफ क्यू, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स, distance of fp fq will be less than epsilon for every point pq in x for which distance of pq is less than delta। यानी अब आप देख लेंगे इट होल्ड्स फॉर एवरी pq। अब ये डेल्टा आपका पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। यही फर्क है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में आपका डेल्टा एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है और पॉइंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तब होगी जब आपका डेल्टा जस्ट एप्सिलॉन पे डिपेंड करे और पॉइंट पे डिपेंड ना करे। द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन ऑन अ सेट, दैट इज इट इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी, बट कंटिन्यूटी कैन बी डिफाइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट इज अ लोकल प्रॉपर्टी। आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पूरे सेट पे डिफाइन करते हैं, पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसे आप ग्लोबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि कंटिन्यूटी को आप सिंगल पॉइंट पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए उसे लोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट हैज नो मीनिंग्स। दूसरी बात ये आप नोट कर लें कि अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस है, लाजमी बात है वो कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो। अब ये एक एग्जांपल की स्टेटमेंट जस्ट देख लें कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू है 0 से लेस इक्वल टू 1 तक, और रिजल्ट है कि एफ इज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब आप क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएं। फंक्शन आपका है 1 ओवर जेड। आप देखिए 1 ओवर जेड जो है ये एक रैशनल फंक्शन है, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए जहां पे, वहां रैशनल फंक्शन वहां, लिहाजा वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होता। इसका मतलब है कि जेड 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। लिहाजा ऑप्शन ए जो है
इस पे फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है जीरो पे, लिहाजा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं है। बी में भी जीरो शामिल है, लिहाजा बी पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है और इसलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं है। तो आपने जस्ट देखना है सी और डी ऑप्शंस को। अब मैंने आपको एग्जांपल दिखाई जहां पे डिस्कस किया गया कि f of z is equal to 1 over z is not uniformly continuous on interval 0 less than z mod less equal to 1। प्रॉब्लम आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जीरो की वजह से कि अगर एक फंक्शन एक इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो तो उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उस पे उसे कंटिन्यूस होना चाहिए। अब क्योंकि ये फंक्शन, अगर आप मान लें कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो फिर इसका जो बाउंड्री पॉइंट जीरो है इस पे इसे कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, लिहाजा ये सी पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है और डी पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये ए बी सी डी चारों पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने एक ऑप्शन चूज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने लिटरेचर में देखना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये खास तौर पे किस इंटरवल के लिए दी गई है। ये एग्जाम्पल खास तौर पे इस डी इंटरवल के लिए दी गई है कि एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस रीजन। तो लिहाजा अगर आपको इन फोर ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़े तो आप डी ऑप्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर 94, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3 जोटा इज डैश। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ऑप्शन ए एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट 3 जोटा, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट -3 जोटा, एनालिटिक एवरीवेयर। इफ number 1 f of z is single valued function, number 2 f of z is differentiable at each point in R। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, यानी ये सिंगल वैल्यूड होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है। एक रिजल्ट है हमारे पास, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। अगर पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो एनालिटिक होता है, और ये आपका जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका मतलब है कि ये फिर एनालिटिक एवरीवेयर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एनालिटिक एवरीवेयर। और ऐसे फंक्शन को आप एंटायर फंक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंटायर फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन अ फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्वेश्चन नंबर 95, इफ सी इज द सर्कल z mod इज इक्वल टू 3, यानी ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3 लेके आप एक सर्कल बना लेंगे। रेडियस 3 है, सेंटर ओरिजिन है। देन द क्लोज इंटीग्रल dz over 1 plus z square is equal to 3 2 0 1। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले तो आपके पास कॉशी फंडामेंटल थ्योरम है जो आपको ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा इस क्लोज कंटूर में तो आपकी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। वो यहाँ पे लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आप देखें 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे अगर आप, तो आपके पास z इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा आ जाएगा, और प्लस माइनस योटा का अगर मॉड लेंगे तो वो 1 आएगा। लिहाजा वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि उसका रेडियस 1 है, वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो इस डोमेन के अंदर एनालिटिक नहीं है, वो दो पॉइंट पे अनबाउंडेड है। लिहाजा आप कॉशी फंडामेंटल थ्योरम नहीं लगा सकते कि आप कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लगा दें। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड द क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट द एक्सेप्शन that it has k poles ak where k is 1 to n, then the integration around the closed contour C equals integral closed integral around the contour C f of z dz is the multiple of 2 pi iota into the sum of all residues at the poles ak। यानी अगर आपका फंक्शन किसी क्लोज कंटूर के अंदर एनालिटिक है सिवाय इसके कि उसके चंद फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, यानी अगर आपका फंक्शन की इस क्लोज कंटूर के अंदर कुछ सिंगुलैरिटीज हैं और वो पोल्स हैं, यानी सिंपल पोल्स हैं, तो फिर आप उसकी इंटीग्रेशन इस तरह करते हैं कि आप उन सारे पोल्स पे आप रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं, उन रेजिड्यूज का आप सम लेते हैं और उसको 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपकी इंटीग्रल की वैल्यू बन जाता है।
लिहाजा फर्स्ट वी फाइंड द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड आपके पास है 1/1 + z²। आप 1 + z² 0 पुट करेंगे, क्योंकि जब ये 0 होगा तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं रहेगा। 1 + z² equal to 0 implies z plus iota into z minus iota, which implies z is equal to iota and minus iota। तो इसका मतलब है कि iota और माइनस iota ये इसके पोल हैं, और ये सिंपल पोल हैं। सिंपल का मतलब कि इसकी पावर आप देख रहे हैं 1 है, मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 है, और ये इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके अगर आप मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, और आपके पास जो सर्कल है वो रेडियस 3 का है। अब आप रेजिड्यू फाइंड करें। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए सिंपल पोल ए इज कैलकुलेटेड एज residue of f at a is limit x approaches to a z minus a f of z। रेजिड्यू से क्या मुराद है? आपका फंक्शन f of z जो है ये सिंपल पोल रखता है, यानी इसके अंदर z माइनस ए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको z माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप उसको a पे लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जिस फैक्टर की वजह से वो एनालिटिक नहीं था वो फैक्टर कैंसिल कर देना है आपने, तो उसको वो जो बची कुची वैल्यू होगी उसे आप रेजिड्यू कहेंगे। अब आप रेजिड्यू कैलकुलेट करें आयोटा पे, तो रेजिड्यू ऑफ एफ एट आयोटा इज इक्वल टू ए की जगह आयोटा पुट कर देंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू आयोटा जेड माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड आपके पास ये है, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा, जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, जेड को आप आयोटा पुट कर देंगे तो ये 1/2 आयोटा। तो आयोटा पे इसका जो रेजिड्यू है वो 1/2 आयोटा है। इसी तरह अब आप माइनस इयोटा पे कैलकुलेट करेंगे, तो रेजिड्यू ऑफ एफ एट माइनस इयोटा इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू माइनस इयोटा जेड माइनस इंटू माइनस इयोटा एफ ऑफ जेड। ये जेड प्लस इयोटा बन जाएगा, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो जेड प्लस इयोटा ये कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बच जाएगा जेड माइनस इयोटा, इसमें जब आप जेड को -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 इयोटा। उसे आप -1/2 इयोटा भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा आपने दोनों रेजिड्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आपका कॉशी रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि क्लोज कंटूर के अराउंड इंटीग्रेशन जो आपकी है वो है मल्टीपल ऑफ 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। और रेजिड्यूज आपके पास क्या आए थे, एक 1/2 आयोटा है और दूसरा -1/2 आयोटा है। जब आप सम लेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो उसका मतलब है कि इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0।